Very good morning, class. This is Juhi Mishra from Unacademy and आज के YouTube सेशन में फाउंडेशन एक नए कंटेंट के साथ प्लांट मॉर्फोलॉजी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर और हमारा ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का सीक्वल चल रहा है, जिसमें मैंने अभी आपको रूट के बारे में, स्टेम के बारे में डिटेल में बताया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वी विल स्टार्ट विद द लीफ। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बॉटनी वंस अगेन, and this chapter morphology is very important for every student who is preparing for NEET, for Olympiad and NSCJS examination. So keep in touch. और before starting the content, आज मैं आपको बता दूं, आज 5 जून है। दिस इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और नथिंग इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन द लवलीनेस ऑफ द वुड्स बिफोर सनराइज। मीन्स कि समझ सकते हैं आपकी सनराइज़ होने के पहले जो सुंदरता है नेचर की, यानी उसके भी पहले वो जो पीछे छिपे छिपे पहाड़ों से और बड़े बड़े पेड़ों के पीछे से सूरज उगता दिखता है तो कितना सुंदर लगता है। तो वुडलैंड होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। इन्वायरमेंट बचाइए, सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। एक छोटा सा इनिशिएटिव, पानी वेस्ट नहीं होने देना है, अननेसेसरी रिसोर्सेज को हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है और मतलब की चीज़ों को हमको स्टोर करके नहीं रखना है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए चीज़ों को या रिसोर्स को सिर्फ इतना यूज़ करिए जितने में आपका काम हो जाए। नीड पूरी होनी चाहिए, ग्रीड पूरी करने चलेंगे तो कभी नहीं होगी। और ये इन्वायरमेंट डे पर एक रेजोल्यूशन की कम से कम अपने पूरे साल में एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अपने बर्थडे को ही या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ही आप रेजोल्यूट कर लीजिए कि ट्री प्लांटेशन आपको करनी है, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ दे रही है, हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और ऐसे में क्या होगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो एक दिन ये सारी जो मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो बदले में हमारे ऊपर आके गिरनी है। फिर अनअकैडमी का प्राइस ड्रॉप अलर्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस विद दिस। ये 5 जून से स्टार्ट हुआ है आज से और 9 जून तक वैलिड है। इसमें करना ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है फाउंडेशन के लिए। और एंड दिस इज़ फॉर व्हाट कि जो भी मतलब प्लस और आइकॉनिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान दें कि अनअकैडमी 15% से 25% डिस्काउंट अपने सब्सक्रिप्शंस पर दे रही है टोटल। अगर आप आइकॉनिक ऑप्ट कर रहे हैं जिसमें आपको इंडिविजुअल मेंटोर मिलेंगे जो 1:1 रेशियो, यानी कि एक स्टूडेंट पर एक एजुकेटर जो उनके इंडिविजुअल डाउट्स को बाय कॉल, बाय डिस्कशन, बाय जूम मीटिंग सॉर्ट आउट करेंगे, और प्लस सब्सक्रिप्शन पर 15% का ड्रॉप आउट है। 12 मंथ 24 मंथ दोनों के लिए प्राइसिंग प्लान दिया हुआ है। रिफरल कोड जो आपको यूज़ करना है दिस इज़ जूही 10। और अपनी एकेडमिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ऑलवेज यू शुड गो विद द सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। और ये रहा हमारा टॉपिक, हमारा कंटेंट। लीफ से स्टार्ट करेंगे। लीफ यानी कि जो प्लीम्यूल का फोटोसिंथेटिक पोर्शन है जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो मेन फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं जो इस लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी डिटेलिंग्स को यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो विल स्टार्ट विद दिस, और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जैसे लीफ में जहाँ से, जैसे ये स्टेम है, अब स्टेम पे आपको मालूम है कि ये लीफ ऐसे निकली है, तो जो लीफ की स्टाक होती है, जो उसकी डंठल होती है जिस पर वो लीफ लगा हुआ है, उसको पेटियोल कहते हैं। स्टेम से जिस पॉइंट से लीफ निकलती है उस पॉइंट को नोड कहते हैं। तो नोड तो स्टेम का कैरेक्टर है। और आप ये भी देख रहे हो कि पेटियोल और नोड के बीच में एक एंगल बन रहा है जहाँ से एक छोटी लीफ निकली है जिसका कलर नॉन ग्रीन हो सकता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, एक तरीके से ग्रोइंग पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर स्टिप्यूल। ये ऑप्शनल होता है,
जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है ऐसी लीफ को स्टिपुलेट लीफ बोलते हैं। अगर स्टिप्यूल नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स में लिलिएसी फैमिली में स्टिप्यूल नहीं होता, तो एक्स स्टिपुलेट कहा जाता है। अगर किसी लीफ में स्टिप्यूल एब्सेंट है तो टर्म आता है एक्स स्टिपुलेट लीफ। ठीक है। लीफ का जो मेन सरफेस है, जो सरफेस मेन सरफेस एरिया है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इसका मेन ब्लेड पोर्शन होता है, उसको लीफ लैमिना बोलते हैं। लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, ये जितना बड़ा होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। अब छोटी पत्ती कम फोटोसिंथेसिस करती है, बड़ी पत्ती ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, तो इसका मतलब लैमिना जो सरफेस एरिया है उस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। और जहाँ से स्टेम पर पेटियोल निकला, जहाँ से लीफ लगी, तो वो पोर्शन लीफ बेस के नाम से जाना जाता है। और किनारे पर एक्साइल इज द एंगुलर पोर्शन, यहाँ से फ्लावर बनाने वाली कली भी निकलती है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, एक्सिलरी बड कहते हैं। तो लैमिना लीफ ब्लेड को कहते हैं मेन एरिया फोटोसिंथेसिस वाली। स्टाक ऑफ द लीफ को पेटियोल कहते हैं। पेटियोल और स्टेम का जो जॉइंट पोर्शन है उसको लीफ बेस बोलते हैं। पेटियोल और स्टेम के नोड के बीच में एक स्टिप्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आउट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। लीफ में अगर स्टिप्यूल होगा तो स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे, नहीं होगा तो एक्स स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे। और उसी एंगल से एक्सिलरी बड निकल के आती है एंगल पे, जो एक्सिलरी बड क्या करती है कि कली, और कली आगे चल के फ्लावर में कन्वर्ट होती है। ठीक है। चलिए, तो लीफ का जो मेन पार्ट है वो देख लीजिए, और डाउट होगा तो बता दीजिएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो, लीफ लेटरल स्ट्रक्चर होता है। अब लेटरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कभी भी आप ध्यान से देखें तो स्टेम में लीफ ऐसे साइड में ही होती है, इधर लेफ्ट साइड में होगी, राइट साइड में होगी, तो हमेशा लेटरल स्ट्रक्चर होती है। फ्लैट होती है, लैमिना फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और वो स्टेम पर पाया जाएगा। स्टेम में जहाँ से लीफ निकलती है उस पॉइंट को नोड कहते हैं। उसके एंगुलर पोर्शन पे कली निकलती है जो एक्सिलरी बड है, ये आगे चल के ब्रांच बनाएगी, ब्रांच और प्लेटफॉर्म देती है, उस पर और लीव्स निकलती हैं, फ्यूचर में फ्लावर निकलेगा। लीफ जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर ये पूरा पेड़ है तो इसका कुछ हिस्सा आपको मालूम है ज़मीन के नीचे होता है, कुछ ज़मीन के ऊपर होता है। तो ये नीचे वाला पोर्शन रूट कहलाएगा और ऊपर वाला पोर्शन शूट कहलाएगा। रूट रेडिकल से बनेगा, शूट प्लिम्यूल से बनेगा। रूट और शूट दोनों के एपिकल पोर्शन में एक फाइटो हार्मोन पाया जाता, ऑक्सीन, जो इनकी लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों पॉइंट्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बार बार डिवाइड करती है। इसमें जो सेल होती है टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो बार बार डिवाइड करती है और डिवाइड करने की वजह से रूट और शूट का रिस्पेक्टिव लेंथ बढ़ता है। शूट लंबा होता जाएगा, रूट अंदर से लंबा होता जाएगा, तो दोनों की लेंथ बढ़ेगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ कंडक्शन, सरफेस एरिया सब कुछ बढ़ता है। तो वही बोल रहा है कि जो लीफ है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। और कभी भी प्लांट में आप ध्यान से देखना, हमेशा ओल्ड लीफ नीचे होती है, न्यू उसके ऊपर निकलती है और उसके ऊपर और उसके ऊपर, यानी पुरानी पत्ती नीचे होती है जबकि जो न्यू लीफ होती है वो ऊपर होती है। इस अरेंजमेंट को एक्रोपिटल कहा जाता है। एक्रोपिटल का मतलब ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप। नया वाला ऊपर, पुराना वाला नीचे, इसको एक्रोपिटल बोलते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लीफ को कहा जाता है। अब अगर किसी प्लांट में लीफ नहीं है, जैसे कैक्टस में लीफ मॉडिफाई हो जाती है कांटे में, स्पाइन्स में,
वहाँ पे लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करती। इन दैट केस स्टेम, आपको मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया कि स्टेम एक फिल्लोक्लेट नाम के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करवाती है। तो लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं। नीट के पेपर का ये क्वेश्चन है, टिपिकल लीफ के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो जो इसका राइजिंग पॉइंट है वो लीफ बेस होता है, जो स्टाक है वो पेटियोल होता है, और जो इसका मेन ब्लेड होता है ना, जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा कम, तो इसको लीफ लैमिना बोलते हैं। लीफ स्टेम से अटैच्ड है, पॉइंट को लीफ बेस बोलेंगे। वहाँ से ध्यान रखिएगा, लीफ बेस के साइड में आपको छोटे लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको स्टिप्यूल कहते हैं। एक पॉइंट है जिसमें आपको मतलब बता रहा है कि लीफ बेस का ना अलग अलग केसेस में मॉडिफिकेशन भी होता है। मोनोकोटिलिडॉन्स की बात करें, मोनोकोटिलिडॉन्स का मतलब जिसमें सिंगल कोटिलिडॉन है, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, कोकोनट है, देन आफ्टर लिली फैमिली है, अनियन है, गार्लिक है, ये सब मोनोकॉट्स में आते हैं। तो मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। तो आप ये समझिए कि जो भुट्टा होता है, मेज़ होता है, उसमें वो जो ग्रीन कलर का कवर होता है जिससे वो भुट्टा ढका हुआ है, वो लीफ बेस का एक्सपेंशन होता है, जो स्टेम को या पूरी तरीके से या पार्शियल तरीके से कवर कर लेता है। आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना होगा, जिसको साइंटिफिकली मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं। ये साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट प्लांट का। क्लास 10th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में दिया है। तो मिमोसा प्यूडिका या टच मी नॉट, इसकी एक लीफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लीफ है, उसका लीफ बेस नीचे ऐसे फुल जाता है एकदम, और आपको मालूम है कि इसको अगर आप टच करते हैं तो ये पेड़ थोड़ी देर के लिए मुरझा जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है कि जैसे ही हम इसको टच करते हैं, इसको स्टिमुलस मिलता है, लीफ के अंदर पानी से जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जैसे ही टर्गर प्रेशर कम होता है लीव्स ड्रॉप कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जैसे ही इनका टर्गर प्रेशर नॉर्मल होता है, पानी से लगने वाला प्रेशर, ये वापस नॉर्मल पोजीशन में, शेप में, साइज में रिवर्ट हो जाते हैं। तो ये जो फ्लैट लीफ बेस होता है लीफ के नीचे, इसको पल्विनस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पल्विनस, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो लीफ है ये पल्विनस हो गया, ये लीफ लैमिना हो गई, पेटियोल भी है। तो पेटियोल ब्लेड को होल्ड करने में काम करता है। लीफ की पेटियोल लंबी हो सकती है, पतली होती है, छोटी हो सकती है, फ्लेक्सिबल होती है। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो लीफ भी बहुत तेज़ी से हिलता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पेटियोल में, ये लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करती है। जब ये लीफ हवा के साथ हिलती है तो कूलिंग एरिया मेंटेन करती है, उससे सरफेस का टेम्परेचर कम रहता है, इससे सनबर्न नहीं होता। लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, जो मेन ग्रीन पार्ट, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, जिसमें आपको मालूम है कि एक बीचों बीच जो वेन होती है उसको प्रिंसिपल वेन कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। जो यहाँ साइड से निकलती हैं उसकी ब्रांचेज, उनको वेनलेट्स बोलते हैं। और वेन और वेनलेट जो भी हैं ये सब जाइलम और फ्लोएम की बनी होती हैं। यानी कि मिडरिब या वेन्स जो आपको लीफ में दिखाई देती है उसमें जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू होता है। बीचों बीच जो मोटी सी मिडरिब होती है, वेन होती है, उसको मिडरिब कहते हैं। वेन्स पहले तो देखो लीफ ब्लेड को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, उसको सपोर्ट देती है। कंडक्टिंग टिश्यू होने की वजह से वो वाटर को, मिनरल को, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी करती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लीफ का जो शेप होता है, कोई भी हो, सिंपल हो, डेंटेट हो, मार्जिनेट हो, जो भी हो, तो शेप, साइज, मार्जिन, एपेक्स लेमिना की अलग अलग लीव्स में, अलग अलग वैरायटी में वेरिएबल है। मतलब किसी भी दो अलग अलग प्लांट की लीफ का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। आप अपने गार्डन में भी अगर ग्रास को देख लें, हिबिस्कस को देख लें, रोज को देख लें, मैंगो को देख लें, तो यू विल सी द डिफरेंट शेप ऑफ द लीफ, द मार्जिन, द कॉर्नर, द एपेक्स, पेटियोल की लेंथ, लेमिना का सरफेस एरिया छोटा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, तो इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे।
अब इसके बाद आइए बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन से क्वेश्चन आता है रेटिकुलेट और पैरेलल का। तो आपको ध्यान रखना है कि वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स। किसी भी लीफ में ये जो बीच में मोटी सी सेंटर पे जो मतलब वेन गई है इसको मिडरिप कहते हैं। ऐसे यहाँ से जो गई है इसको भी मिडरिप बोलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा मिडरिप के बगल में जो उसकी मतलब वेनलेट्स हैं, अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं, जैसा मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ आप देख पा रहे हैं, तो इसको ना पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। बैम्बू में ऐसा ही होता है, बनाना में ऐसा ही होता है, पैरेलल वेनेशन होती है उसमें। और अगर आपको इस तरीके से वेन्स में नेटवर्किंग दिखाई दे, वो जाल की तरह फैला हो, नेटवर्क की तरह फैला हो, तो आप इस बात को समझिए, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं इसको। पीपल में आपको मिलेगा, बरगद में आपको मिलेगा, आम में आपको मिलेगा, आप कहीं भी अपने गार्डन में भी हिबिस्कस में आपको मिलेगा। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है। वेनेशन को देख करके बता सकते हो प्लांट कौन सा है। जनरली अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो डाइकॉट लीफ होती है। अगर पैरेलल वेनेशन है तो लीफ मोनोकॉट की होती है। मेज देख लो, राइस देख लो, बैम्बू देख लो, कोकोनट देख लो, सब के सब पैरेलल वेनेशन एग्जिबिट करते हैं। तो वेन्स की, प्रिंसिपल वेन की, उससे निकलने वाले ब्रांचेस की जो अरेंजमेंट होती है लीफ लैमिना में, उसको वेनेशन बोलेंगे। अगर वेन्स नेटवर्क की तरह हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि रेटिकुलेट का मतलब ही नेटवर्क होता है, जाल होता है। ये डाइकॉट का कैरेक्टर है। अगर प्रिंसिपल वेन से निकलने वाली वेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, और ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, लीव्स ऑफ द डाइकॉट प्लांट, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा और पैरेलल वेनेशन मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि एक क्लासिफिकेशन और भी है, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर पैरेलल वेनेशन है। मैं डिटेल में इसको प्लस कोर्स में करवाऊंगी, इसके लिए आप मुझे प्लस कोर्स पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में कॉन्सेप्ट आता है यूनिकोस्टेट का, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मल्टीकोस्टेट का। दोनों में ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। पैरेलल में भी यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट होता है। तो यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट का मतलब समझिए, यूनि मीन्स होता है वन, यानी कि किसी भी लीफ में अगर एक प्रिंसिपल वेन है तो यूनिकोस्टेट बोलेंगे। अगर एक से अधिक प्रिंसिपल वेन है तो मल्टीकोस्टेट बोलेंगे। सेम इन द पैरेलल ऑल्सो, एक प्रिंसिपल वेन है तो यूनिकोस्टेट, एक से अधिक है तो मल्टीकोस्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे पीपल में यूनिकोस्टेट है और पैरेलल में अगर आप यूनिकोस्टेट की बात करें, बैम्बू में यूनिकोस्टेट है, बनाना में मल्टीकोस्टेट है। बोरेसस एक प्लांट है जो ऐसे पाम की तरह वैसे लीफ लगती है, ये मल्टीकोस्टेट में आता है। ये डाइकॉट है, रेटिकुलेट है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल वेन्स जो होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। तो ये तो वेनेशन हो गया। अब टाइप्स ऑफ लीफ की बात करनी है। लीफ कितने टाइप की होती है? कहते हैं सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। कौन से बेस पे कहा जाता है, कहाँ कहाँ आपको ये एग्जाम्प्लीफाई करेंगे, या फिर क्या स्पेशल कैरेक्टर है जिसको देख के आप बता दें कि मतलब जो क्या कहते हैं कि लीफ जो है वो सिंपल है कि कंपाउंड है। तो टाइप्स ऑफ लीफ का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये कि ध्यान देना, अगर ये लीफ आपने बनाई, सेंटर पे मिडरिब होती है, ये आपने लेमिना बनाई। अब आप ये देखना कि लेमिना प्रिंसिपल वेन को टच कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे ये वाला जो केस मैंने बनाया, इसमें लेमिना और प्रिंसिपल वेन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेमिना आप समझ रहे हैं, मतलब मार्जिन, सॉरी, ये लीफ मार्जिन है, लीफ का किनारा, और ये मिडरिब है यानी कि प्रिंसिपल वेन। ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दे डू नॉट टचेज ईच अदर।
यानी ये लीफ जो है वो एक सिंपल लीफ है। अगर आप एक दूसरा केस यहाँ पे देखें, फिर हम इस केस को देख के समझेंगे। हमने यहाँ इसकी मार्जिन बनाई, ऐसी मार्जिन को डेंटेट मार्जिन बोलते हैं। हिबिस्कस में डेंटेट मार्जिन होती है, रोज़ में डेंटेट मार्जिन होती है, मैंगो में इंटायर या चिकनी वाली सिंपल मार्जिन होती है। तो ये वाली लीफ कैसी है? अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि ये लीफ सिंपल है कि कंपाउंड है, तो भी आपका आंसर होगा कि ये सिंपल है। बहुत ध्यान से देखना, मार्जिन यहाँ भी मिडरिब को तो टच नहीं कर रही है, तो मार्जिन डू नॉट टचेस द मिडरिब है। इट मीन्स दिस लीफ इज ऑल्सो सिंपल। आई बात समझ में? लेकिन व्हाट अबाउट कंपाउंड लीफ? कंपाउंड लीफ का क्या कॉन्सेप्ट है? कंपाउंड लीफ कैसे पता चलेगी? तो कंपाउंड लीफ करी लीव्स में, नीम में, बेलपत्र में आप देख सकते हैं कि ये अगर पेटियोल बनाया, मिडरिब तक बना दिया। अब ध्यान से ये देखना है कि जो मार्जिन है ये प्रिंसिपल वेन को टच कर रही है। लीफ की डिज़ाइन कुछ ऐसे बन के आ रही है। ये क्या बन गई? ये कंपाउंड लीफ हो गई, क्योंकि मार्जिन टचेस द मिडरिब। यहाँ हर बार लीफ मार्जिन मिडरिब को टच कर रही है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मार्जिन मिडरिब को टच कर रही है। आई बात समझ में? अब इस केस में आप ये ध्यान रखिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी कई पत्तियां हो गई। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 4 to 8 एंड दिस इज 9। तो इनको लीफलेट्स बोलते हैं। जो कंपाउंड लीफ में छोटी छोटी, जैसे करी पत्ता है, तो करी पत्ता या करी लीव्स का क्या कॉन्सेप्ट है? अब ऐसा नहीं कि करी लीव्स में आपने एक छोटी पत्ती तोड़ी तो वो करी पत्ता, नहीं। जो आप उसको पूरी डंठल से तोड़ते हैं हमेशा, ऐसे ही उसमें भी 10-12 पत्तियां लगी होती हैं। तो वो पूरा का पूरा जो आपने तोड़ा स्टेम से, वो डाली छोटी डंठल, वो पूरी लीफ है। यानी ऐसी लीफ को ना पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। इसको ना पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, क्योंकि लीफलेट्स को पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना हमारे ईयर को भी बोलते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट दूसरा है। लेकिन लीफलेट्स में, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स को भी आप पिन्ना बोलते हैं। और ये जो बीच से लाइन गई है, ये वाली लाइन, इसको ना रैकिस बोला जाता है। ठीक है, इसको रैकिस बोलेंगे। मिडरिब नहीं बोला जाता, रैकिस बोलते हैं। और इसको एज इट इज पेटियोल बोलते हैं। ये वाला एग्जाम्पल आप नीम में, बबूल में, टैमरिंडस इमली में, करी लीव्स में, मनोकामनी में, बहुत जगह देख सकते हैं। और आप खुद देख के बताइए कि मतलब कंपाउंड लीफ लग रही है कि सिंपल लीफ लग रही है। अच्छा, पिन्नेटली कंपाउंड में भी 2 केस आता है। जैसे यहाँ पे लीफलेट्स कितनी है? 9 है। 9 लीफलेट मैंने बनाई है, इसका मतलब ऑड नंबर। अगर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट का नंबर ऑड होता है, जैसे यहाँ जैसे बनाया ये ऑड नंबर में, तो इसको ना इम्पेरीपिन्नेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पेरीपिन्नेट। लेकिन जस्ट अपोजिट टू दिस, अगर लीफलेट इवन नंबर में हो, जैसे इमली में, टैमरिंडस में, यहाँ इवन नंबर में होती हैं, एपेक्स पर लीफलेट नहीं होती यहाँ, तो इसको पेरीपिन्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये सब मॉर्फोलॉजी टेक्सोनॉमी के टर्म्स, इसको ध्यान रखना है आपको। एंड व्हाट अबाउट कंपाउंड लीफ, मतलब नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ, तो एक तो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, जैसा आपने देखा पिन्ना लीफलेट वाला। एक होती है लीफ पाम जैसी लगती है, इसीलिए पाल्मेटली कंपाउंड कहते हैं। ये अगर आप पेटियोल बनाएं तो यहाँ से क्या होगा, यू विल सी कि मार्जिन जो है इस तरीके से आके बार बार प्रिंसिपल वेन को टच करेगी। एल्स्टोनिया के पेड़ में, नीरियम के पेड़ में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से पामेटली कंपाउंड लीफ बन जाती है और इनके सबके एक एक प्रिंसिपल वेन्स होते हैं। तो ये वैसे भी मल्टी कोस्टेट में चला गया।
एक इसी टाइप का पेड़ और होता है, देखा जरूर होगा आपने, इस हिसाब से होता है, बोरासस बोलते हैं इसको, ऐसे। ये भी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है। तो कंपाउंड लीफ का की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब लीफ की मार्जिन मिडरिप को टच करे या मार्जिन में कटिंग ऐसी हो कि मिडरिप को टच करे, तो उसको टर्म दिया जाता है पाल्मेटली कंपाउंड या कंपाउंड लीफ। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, क्लियर है। ये लिखा है कि लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन अ लेमिना या उसका इंटायर पोर्शन या पोर्शन कोई भी इस हिसाब से इंसीजन हो, कटिंग हो कि वो मिडरिप को टच ना करे। अगर लेमिना इस हिसाब से कटी हो कि मिडरिप को बार बार टच करे और छोटी छोटे लीफलेट्स बना ले, तो कंपाउंड लीफ कहते हैं। और पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो कॉमन एक्सेस होती है, बताया था, उसको रैकेस बोलते हैं। नीम में आप देख सकते हैं, एजा डायरेक्टा इंडिका, कड़ी लीव्स में देख सकते हैं। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिल्क कॉटन। ये एक ही पेड़ का नाम है, ऐसा मत सोचना सिल्क अलग है कॉटन अलग है। सिल्क कॉटन एक अलग प्लांट है, इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट, सिल्क कॉटन, ठीक है। यहाँ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। तो फिलोटेक्सी स्टार्ट करेंगे। ये आज का मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगी, फिलोटेक्सी, क्योंकि इसके बाद मॉडिफिकेशन है और मॉडिफिकेशन में भी थोड़ा सा ये टॉपिक हम देख लेंगे इसको। तो फिलोटेक्सी का मतलब होता है पेड़ की डाली पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। तो 3 प्रकार की फिलोटेक्सीज पढ़ी जाती हैं। जैसे ये स्टेम है, अब इस पे एक नोड पे एक लीफ लगी है, दूसरे नोड पे दूसरी लीफ, तीसरे नोड पे तीसरी लीफ, चौथे नोड पे चौथी लीफ। तो इस तरीके से जो फिलोटेक्सी बनती है, इसको ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी बोलते हैं। एक केस इसका अपोजिट, अगर एक नोड से 2 लीफ लगी हो, मतलब एक नोड और एक पेयर लीफ वहां से निकली है, तो इसको ऑपोजिट बोलते हैं। एक नोड से एक लीफ निकलती है तो ऑल्टरनेट, एक नोड से अगर 2 लीफ निकलती है तो ऑपोजिट बोलते हैं। और आप ये भी समझिए कि कुछ ऐसा भी केस है जिसमें एक नोड से कई लीफ निकलती है, तो इसको वर्ल्ड फिलोटेक्सी बोलते हैं। 1 नोड 1 लीफ तो ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी, 1 नोड 2 लीव्स तो ऑपोजिट फिलोटेक्सी। अगर एक नोड से 2 से अधिक पत्तियां साथ में निकल रही हैं तो वर्ल्ड फिलोटेक्सी बोलते हैं। ऑपोजिट फिलोटेक्सी भी 2 टाइप की होती है। एक ऑपोजिट सुपरपोज्ड होती है। सुपरपोज करने का मतलब होता है जब आपको कोई दबाए या मतलब कोई एक किसी दूसरे को सप्रेस करे। मतलब एक पेयर लीफ अगर निकली है स्टेम पर, तो अगला पेयर बिल्कुल उसके ऊपर निकल जाएगा, फिर अगला पेयर उसके ऊपर, फिर अगला पेयर उसके ऊपर। इसका मतलब जो सबसे पहले निकली है वो नई पत्तियों से दबती जा रही है बार बार, तो ये ऑपोजिट सुपरपोज्ड है। लेकिन एक होती है ऑपोजिट डिक्सेट। ऑपोजिट डिक्सेट का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिट डिक्सेट, कि ये स्टेम है, एक पेयर लीफ आपने निकाली, नोड से 2 लीफ निकल गई, तो अगली पत्ती उसके 90 डिग्री पर निकलेगी। मतलब एक बार लीफ ऐसे निकली है तो जो अब नई निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये इसमें एक लीफ ऐसे आगे जाएगी तो एक उसके ऐसे पीछे जाएगी, फिर अगली पत्ती उसके 90 डिग्री पर निकलेगी तो ऐसे निकल जाएगी। ये एग्जाम्पल आप कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में देख सकते हैं, जिसको मिल्कवीड या मदार बोलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें लीफ आपको एक पेयर अगले से 90 डिग्री पर दिखाई देगी। गुआवा एग्जाम्पल याद रखिएगा, गुआवा, साइडियम गुआजवा यानी अमरूद। इसमें सुपरपोज्ड और डिक्सेट दोनों तरीके की फिलोटेक्सी एक ही पेड़ में पाई जाती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपको ये फिगर भी ऑप्ट करना है कि ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी
दिस इज ऑपोजिट फिलोटैक्सी एंड दिस इज द वर्ल फिलोटैक्सी। 3 टाइप की है। एग्जाम्पल्स लेने हैं आपको। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल हिबिस्कस याद रखिएगा, चाइना रोज याद रखिएगा, मस्टर्ड याद रखिएगा, सनफ्लावर याद रखेंगे। क्वेश्चन में एग्जाम्पल वही आएगा जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। ऑपोजिट फिलोटैक्सी में कैलाट्रोपिस प्रोसेरा मिल्कवीड और गुआवा याद करना है। अगर एक से अधिक लीव्स एक ही नोट से निकल रही हैं तो वर्ल फिलोटैक्सी बनेगी। इसमें एग्जाम्पल एल्स्टोनिया याद रखिएगा। तो ये 3 मतलब तीनों के एग्जाम्पल, तीनों का फिगर, और वर्ल का एक ही एग्जाम्पल है, ऑपोजिट के 2 एग्जाम्पल है, ऑल्टरनेट के 3 एग्जाम्पल है। तो 3, 2, 1 ऐसे भी याद रखना। ऑल्टरनेट में 3, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, ऑपोजिट में गुआवा एंड कैलाट्रोपिस, वर्ल वाले में 1 एल्स्टोनिया। ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है लीफ का मॉडिफिकेशन। जैसे लीफ अपने नॉर्मल फंक्शन से हट के कोई काम करे। अब नॉर्मल फंक्शन से हट के कोई काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब लीफ का तो एक ही काम होता है, खाना बनाना। लेकिन खाना बनाने के अलावा अगर वो सपोर्ट करने लगे, गैस एक्सचेंज करने लगे, है ना, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने लगे, प्रीडेटर से प्लांट को बचाने लगे, तो इसका ये मतलब है कि वो लीफ का मॉडिफाइड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो पी प्लांट होता है, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, वहाँ पे जो टेंड्रिल्स बनती हैं इस तरीके से नूडल वाला स्ट्रक्चर, ये स्टेम में भी बनता है लेकिन ककरबीट से बनता है, बताया भी था। तो ये क्लाइंबर प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। कैक्टस में जो स्पाइन होता है, जो कांटा होता है, वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करता है। एलोवेरा, ये तो कैक्टस में दिखा रहा है, एलोवेरा में भी होता है, लीफ से कॉर्नर पे स्पाइन बन जाती है। उसके अलावा लहसुन प्याज खाया जाता है। क्या खाते हो उसमें? ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं बल्ब खाते हैं। बल्ब नहीं खाते हो, ये ध्यान रखना। ये प्याज का जो गांठ है या लहसुन में जो गांठ है, ये उसका रिड्यूस्ड स्टेम होता है। इसका स्टेम नहीं खाते आप, ये नॉन एडिबल होता है। जबकि इसकी फ्लैशी लीफ जो होती है, जिसमें कि वो सल्फर भी होता है, वो एडिबल होता है। आई बात समझ में? तो स्पाइन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम करेगा, टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, अनियन और गार्लिक फूड स्टोर करेगा, और क्लास ऑस्ट्रेलियन अकेशिया यानी बबूल, इसमें जो मतलब लीव्स होती हैं वो बहुत कम उम्र की होती हैं, एफिमेरल होती हैं। इनका पेटियोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है। जैसे बबूल का केस मैं आपको दिखा दूँ ड्रॉ करके, ये बबूल की लीव्स हैं, ऐसे पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। इनका जो पेटियोल होता है वो पतला नहीं होता नॉर्मल लीव्स की तरह, इतना फूल जाता है कि खुद भी एक लीफ की तरह लगता है। इस स्ट्रक्चर को फिल्लोड कहा जाता है। यानी कि लीफ लाइक अगर पेटियोल है तो टर्म यूज करते हैं उसके लिए फिल्लोड। और फिल्लोड जो होता है वो ग्रीन होता है, एक्सपेंड करता है, फूड बनाता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि जो पिचर प्लांट है नेपेंथिस खासियाना, जो कि अपने पिच में मतलब क्या करता है, एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में इंसेक्ट को पकड़ लेता है ताकि उसके नाइट्रोजन की, नाइट्रेट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो पिचर प्लांट में, विनस फ्लाई ट्रैप में, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, इनका जो पिचर होता है, जो ट्रैप बनते हैं इसमें, वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ लीफ। इसको प्रिपेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट पे इज दिस यूजफुल और नॉट। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस पढ़ रहे हैं, then your biology is going to be very very strong for na coming competitive exam, for foundation, for NEET, for everyone. तो all the very very best, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और अगला कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में इन्फ्लोरेसेंस के साथ। थैंक यू।